गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 22 को डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना टॉपिक गियर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने गियर से रिलेटेड बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे डियर गियर में हमारा फोर्स एनालिसिस क्या होता है, और साथ में हम लोग उससे रिलेटेड कुछ आर्क ऑफ कांटेक्ट, पाथ ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड फार्मूले को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं डियर फोर्स एनालिसिस हमारी गियर में क्या होती है। तो फोर्स एनालिसिस का मतलब क्या होता है डियर, जैसे एक गियर ये हो गया, एक गियर ये हो गया। अब ये जो इसके टीथ हैं और इसके ये हमारे टीथ हो गए, ये क्या होगा डियर, अगर ये इधर मूव करेगा तो इसको मूव कराएगा, तो ये टीथ इस पे फोर्स लगाएगा। ये टीथ अगर हम इसको यहाँ से देखें तो इस वाले सरफेस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, देन इसको रोटेट कराएगा, देन इस शैफ्ट की जो टॉर्सनल पावर होगी इस शैफ्ट में ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इस फोर्स एनालिसिस को डिस्कस करने चल रहे हैं। ये हमारा क्या होगा डियर, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग ये होता है डियर कि यदि हमारा गियर 1 रोटेट कर रहा है और गियर 2 के साथ मेश कर रहा है, तो जो गियर 1 का हमारा क्या है, जो गियर 1 का हमारा डियर ये है, इस लाइन को बोलते हैं पिच सर्किल। जो गियर 1 का पिच सर्किल है वो हमारा गियर 2 के पिच सर्किल से ऐसे पॉइंट पर मिले जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस गियर में क्या है डियर, प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसा इस गियर को बनाना है। अब यहाँ से एक हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसके बीच से हम लोग एंगल निकालते हैं। तो इसके बीच का जो लेंथ और ये जो डिस्टेंस निकलता है इसे हम लोग पाथ ऑफ कांटेक्ट और आर्क ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं। यहीं पे हमारा जो एंगल बनता है, ये जो एंगल हमारा बनता है ये प्रेशर एंगल होता है। तो इस तरह से इस लॉ को जो फॉलो करता है, इस रूल को जो फॉलो करता है, उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग। अब हमारा देखिए डियर, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ गियरिंग द रिजल्टेंट फोर्स F ऑलवेज एक्ट एलोंग द प्रेशर लाइन। रिजल्टेंट फोर्स F, मान लीजिए कि एक प्रेशर लाइन हमने इस तरफ ड्रॉ कर दिया, तो इस डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स F हमारा एक्ट करेगा। रिजल्टेंट रीजन ये है डियर कि एक हमारे पास मान लीजिए कि नॉर्मल फोर्स लगे, एक नॉर्मल फोर्स लगे, एक हमारे पास टेंजेंशियल फोर्स लगे, तो इन दोनों का हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना होगा। तो एक रिजल्टेंट फोर्स हमारा प्रेशर लाइन के अकॉर्डिंग हमारा एलोंग एक्ट कर रहा है। देन द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर लाइन is a useful load because it is determined the magnitude of the torque and consequently the power। जो हमारी टेंजेंशियल लाइन हमारी ड्रॉ होगी डियर, उस टेंजेंशियल लाइन पे जो हमारी प्रेशर होगी वो क्या वो हमारी टॉर्क को और लोड को डिफाइन करेगी। साथ में विच ट्रांसमिट, जो हमारी क्या होगी, टॉर्क को और प्रेशर को या लोड को ट्रांसमिट करेगी वन शैफ्ट से अनदर शैफ्ट। आगे बात करते हैं द रेडियल कंपोनेंट PR इज द सेपरेटिंग फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द गियर। जो हमारा इस गियर के सेंटर की तरफ लगेंगे, इन दोनों को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। यदि n हमारी स्पीड ऑफ रोटेशन हो जाए, ड्राइवर की स्पीड हम n1 ले लें और ड्रिवन की स्पीड हम n2 ले लें, तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा n1 एंड n2। देन हम लोग क्या करेंगे, यदि इस पर टॉर्क निकालना होगा तो कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं डियर। लास्ट लेक्चर में हमने आपको सर्कुलर पिच PC इज इक्वल टू T पाई डी बाई T फार्मूला आपको डिस्कस कर दिया था। साथ में हमने आपको PC इज इक्वल टू पाई D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू पाई D2 अपॉन T2 डिस्कस किया था। यदि ड्राइवर का डायमीटर D1 हो, सर्कुलर डायमीटर, पिच सर्किल डायमीटर,
और ड्रिवन का D2 हो और नंबर ऑफ टीथ ड्राइवर में T1 हो और ड्रिवन में T2 हो, तो उस समय जब इसको हम लोग निकालते थे तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाता था, ये D2 इधर चला जाता था और ये T2 इधर चला जाता था, ये हो जाता था D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2। ये फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। एंड डायमेट्रल पिच इज इक्वल टू T/D के होता है। अब चूँकि हम जानते हैं कि T/D, यदि यहाँ T/D निकालना चाहें, ये देखिए यहाँ से T/D निकालना चाहें, T इधर चला जाए, D इधर चला जाए तो PC इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा π/PC। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो PD इज इक्वल टू π/PC हो जाता था। साथ में मॉड्यूल M इज इक्वल टू D/T होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायमेट्रल पिच अपॉन नंबर ऑफ टीथ होता था। तो ये सारे फार्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब कुछ हम लोग फार्मूले और डिस्कस करने चल रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे मिनिमम नंबर ऑफ टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय वन गियर टू अनदर गियर इज इक्वल टू 60 × P/2πn के होता है, जो हम लोग जानते हैं डियर। इस फार्मूले को हम लोग ऐसे निकालते हैं, पावर P इज इक्वल टू 2πnt/60 से हम लोग इसको निकालते हैं। तो इस तरीके से वेयर P इज द पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन गियर टू अनदर गियर एंड n इज इक्वल टू रोटेशन ऑफ शैफ्ट, T इज इक्वल टू टॉर्क, तो ये हमारा हो गया, कॉमा यदि हम PT निकालना चाहें तो PT इज इक्वल टू D/2 × T के होता है। देखिए ये PT इंटू D/2 × T/T इज इक्वल टू, ये हमारा होता है टॉर्क T इज इक्वल टू PT इंटू D/2 के होता है। तो यहाँ से PT इज इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें तो PT इज इक्वल टू 2T/D के होता है। इस तरह से एक फार्मूला ये याद रखेंगे। और रेडियल लोड PR इज इक्वल टू टेंजेंशियल लोड PT इंटू tan अल्फा के होता है। एक फार्मूला ये आपको याद रखना है, इसके डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं डियर, केवल ये फार्मूले बस आपको याद करके जाना है। फार्मूले से रिलेटेड या तो 1 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाएगा या सीधे यही फार्मूला ही पुटअप कर लिया जाएगा। एंड Pn इज इक्वल टू नॉर्मल लोड इज इक्वल टू PT/cos अल्फा होता है। देन इस तरह से हमारा देखिए गियर ये रोटेट करता है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्राइवर या पिनियन और इसे हम लोग बोलते हैं ड्रिवन। अब हमारा क्या है, सपोज करो ये ड्राइवर की टीथ हमारी है, ये ड्राइवर की, और ये हमारी ये ड्रिवन की टीथ है। अब ये जहाँ पे ये कांटेक्ट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लाइन या प्रेशर लाइन। अब यहाँ से देखो ये आगे बढ़ेगा तो जहाँ पे प्योर रोलिंग होती है, जहाँ पे प्योर रोलिंग हमारी होती है उसे बोलते हैं पिच पॉइंट। जिस पॉइंट पे गियर की प्योर रोलिंग हमारी होगी उस पॉइंट को बोलते हैं पिच पॉइंट, मतलब प्योर रोलिंग यहाँ पे होगी वही हमारा होता है पिच पॉइंट। नेक्स्ट हमारा देखिए इस तरीके से ड्राइवर होगा और ये ड्रिवन होगा। अब यहाँ पे ये जो एंगल बनता है अल्फ़ा, ये हमारा होता है प्रेशर एंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे आता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट और एक क्वेश्चन आता है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जब हम लोग इस तरह से यहाँ से इस पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री, यहाँ से इस पर यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इस पर एक 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब इस तरह से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे और ये जो डिस्टेंस निकालेंगे ये डिस्टेंस हमारी कहलाएगी पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करके आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट निकालेंगे। तो डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा डियर, यहाँ हम लोग केवल फार्मूले के लिए पढ़ रहे हैं, तो फार्मूले हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा, जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट का फार्मूला होगा डियर वो होता है √R² माइनस R² cos² फाई होता है, प्लस में स्मॉल r² माइनस स्मॉल r² cos² फाई माइनस R माइनस स्मॉल r इंटू साइन फाई होता है। इसका मतलब देखिए इसको आप कैसे याद करेंगे, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट यदि हम इसको x मान लें तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट x इज इक्वल टू होता है, देखिए R² माइनस स्मॉल माइनस स्मॉल r²
कॉस स्क्वायर फाइव। देन साथ में प्लस में देखिए स्मॉल आर ए स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, यहाँ पे माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर साइन फाइव। वेयर हमारा क्या है डियर, जब हम बात करेंगे स्मॉल आर और स्मॉल आर ए, तो स्मॉल आर इज द पिच सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन। ये जो हमारा पिनियन है इसका जो पिच सर्किल है, इस सेंटर से जहाँ पिच पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कहलाएगी पिच सर्किल रेडियस। और ये जो आपका कैपिटल आर है ये पिच सर्किल रेडियस ऑफ व्हील कहलाएगा। तो व्हील का हमारा जो डिस्टेंस होगा वो पिच सर्किल रेडियस कहलाएगा। साथ में स्मॉल आर इज इक्वल टू अडेंडम सर्किल ऑफ पिनियन। अडेंडम सर्किल जो हमारा बन रहा था टॉप टीथ से, जैसे टॉप टीथ आपका टॉप टीथ का फेस यहाँ आ रहा था, तो ये जो सर्किल बन रहा था ये हमारा हो जा रहा था अडेंडम रेडियस स्मॉल आर, और इसके लिए हो जा रहा था कैपिटल आर। तो स्मॉल आर हमारा हो जाएगा अडेंडम सर्किल रेडियस ऑफ पिनियन एंड कैपिटल आर ए हो जाएगा आर ए फॉर अडेंडम, आर फॉर रेडियस, तो अडेंडम रेडियस सर्किल ऑफ व्हील। तो इस तरह से ये जो लेंथ हमारी निकल के आएगी डियर, इस फार्मूले को याद रखेंगे। ये फार्मूला हमारा कहलाएगा, इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं पाथ ऑफ कांटेक्ट। अगर यहीं से हमें आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो आर्क ऑफ कांटेक्ट इज द रेशियो ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट टू द कॉस फाइव। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दो निकल के आया हमारा। एक हमारा है आर्क ऑफ कांटेक्ट और एक है हमारा पाथ ऑफ कांटेक्ट। पाथ ऑफ कांटेक्ट देखिए ऐसे निकल के आता है, पाथ ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू आर्क ऑफ, ये फार्मूला पूछा जाता है, आर्क ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाइव। और आर्क ऑफ कांटेक्ट निकालना हो तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब अडेंडम रेडियस ऑफ व्हील माइनस रेडियस ऑफ व्हील या रेडियस ऑफ पिनियन कॉस स्क्वायर फाइव, वेयर फाइव इज इक्वल टू प्रेशर एंगल। तो इस तरह से इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल, सॉरी आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू, ये उल्टा हो गया फार्मूला, ये हो गया फार्मूला, यहाँ पे हो जाएगा कॉस फाइव, ये फार्मूला उल्टा हो गया। ये होता है आर्क ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू पाथ ऑफ कांटेक्ट अपॉन कॉस फाइव। तो इस तरह से इसको हम लोग फार्मूले को याद करके रखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे डियर, आर्क ऑफ कांटेक्ट भी निकल जाएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट भी निकल जाएगा, और इस तरह से इसको हमें डेरिवेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारा दिखाई दे रहा है, यहाँ पॉइंट हमारा प्योर रोलिंग हो रहा है, ये गियर हमारा प्योर रोलिंग हो रहा है, दैट मीन्स टीथ हमारा कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्योर रोलिंग, अगला गियर भी हमारा प्योर रोलिंग हो रहा है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया पिच पॉइंट। पिच पॉइंट मतलब नेक्स्ट गियर भी हमारा यहीं से ऐसे रोटेट कर रहा है, प्योर रोलिंग हो रहा है, उसका टीथ हमारा कुछ आगे यहाँ तक आया हुआ है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो लोड लग रहा है डियर, ये हमारा क्या है, रेडियल लोड सेंटर की तरफ लग रहा है और टेंजेंशियल लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है। इन दोनों के बीच एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करें तो ये रिजल्टेंट नॉर्मल लोड हमारा लगेगा, जिसे हम Pn से डिफाइन करते हैं, और ये अल्फा एंगल पे लग रहा है। इस तरह सिमिलर हमारा पिनियन के लिए हो जाएगा और यही हमारा गियर के लिए हो जाएगा। तो ये बेसिक हमारा हो गया। आइए फोर्स एनालिसिस में ऑप्टिमम रेंज ऑफ फेस विड्थ इज, जो फेस की विड्थ हमारी होती है, ये जो टीथ हम लोग बनाते हैं डियर, ऐसा देखिए, ये जो टीथ हम लोग बनाते हैं, ये तो ये ऑप्टिमम विड्थ ऑफ फेस, फेस का मतलब ये होता है इस 50% पार्ट को, यहाँ के 50% पार्ट को हम लोग बोलते हैं फेस, और नीचे 50% पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। ये होता है फ्लैंक और ये पार्ट होता है फेस।
इस फेस की विड्थ लगभग हमारी कितनी होगी डियर, ये हम लोग लगभग 8 मीटर टू 12 मीटर के बीच में वेरी करते हैं, 8 m टू 12 m के बीच में वेरी करते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अडेंडम मीन्स RA, रेडियस ऑफ अडेंडम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अडेंडम ऑफ द व्हील टू अवॉइड इंटरफेरेंस। जब अवॉइड इंटरफेरेंस के लिए कह देगा तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है डियर, वो याद रखना है आपको। कैपिटल आर मतलब रेडियस ऑफ पिनियन, ब्रैकेट में 1 प्लस रेडियस ऑफ सर्किल अपॉन रेडियस ऑफ पिनियन, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, कोष्टक में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई। ये हमारा होता है मिनिमम टू अवॉइड इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए एक फार्मूला हमारे पास ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला होता है डियर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अडेंडम ऑफ द व्हील के लिए हमारा मैक्सिमम अडेंडम की वैल्यू होगी, ये होगी, फार्मूला वही रहेगा, R1 प्लस R अपॉन R स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ब्रैकेट में स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, बाहर आपका ब्रैकेट रूट बाहर -1 हो जाएगा। ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अडेंडम ऑफ द व्हील के अडेंडम की मैक्सिमम वैल्यू का ये फार्मूला होता है। नेक्स्ट एक और फार्मूला होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। ये फार्मूला लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, केवल फार्मूला ही पूछा जाता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील पर मिनिमम नंबर ऑफ टीथ होने के लिए जो फार्मूला होता है डियर, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ T इज इक्वल टू 2 इंटू AW। AW इज द व्हील अडेंडम, AW इज द अडेंडम कोफिशिएंट, व्हील अडेंडम कोफिशिएंट अपॉन 1 प्लस, देखिए रूट ओवर में 1 प्लस 1 अपॉन जी, ब्रैकेट में 1 अपॉन जी प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, ब्रैकेट के बाहर -1 होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट यही फार्मूला मैच कराने के लिए ऑप्शन में आता है। तो ये हमारा होता है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ। चलिए, तो ये हमारा हो गया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम बात करने चल रहे हैं, देखिए एक होता है लेविस इक्वेशन। तो लेविस इक्वेशन के कुछ एजम्पशंस अगर कभी कभी पूछ ले तो उसके लिए हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि लेविस इक्वेशन के लिए क्या क्या एजम्पशंस होते हैं। तो हमारे एजम्पशंस क्या होते हैं, पहला होता है इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड विच इज प्रोड्यूस एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए डियर, ये जो रेडियल लोड लगेगा ये सेंटर की तरफ इसे क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, और टेंजेंशियल लोड इसे शियर करने की कोशिश करेगा। तो हमें रेडियल लोड और टेंजेंशियल लोड को नेग्लेक्ट मान के चलना है। अगर ये नेग्लेक्ट नहीं होंगे तो ये कंप्रेसिव प्रॉब्लम आएगी और ये शियर प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ रेडियल लोड विच प्रोड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस आर नेग्लेक्टेड एंड गियर टूथ एज्यूम एज कैंटिलीवर बीम फिक्स्ड एट द रूट पोर्शन टू द टॉप टिप ऑफ द टूथ। और जो टीथ हमारा है कैंटिलीवर बीम की तरह होना चाहिए, यहाँ रूट पे फिक्स हो और ये हमारा एक तरफ फ्री हो। जैसे कैंटिलीवर बीम हमारी क्या होती है, इस तरह से होती है, यहाँ फिक्स होती है और इसके बाद ये फ्री होती है। तो टूथ हमारा ऐसा बिहेव करे जैसे लाइक एज ए कैंटिलीवर बीम। इट इज एज्यूम्ड दैट टेंजेंशियल फोर्स लोड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फेस विड्थ ऑफ द टूथ। तो इस पे जितनी जगह पे हमारा लोड जनरेट हो, लोड अप्लाई हो, वो लोड हमारा कैसा होना चाहिए डियर, यूडियल। यूडियल का मतलब एवरी पॉइंट पर लोड की इंटेंसिटी कांस्टेंट या सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये हमारा हो गया, टीथ के एवरी फेस पर हमारा लोड यूडियल होना चाहिए। ये एजम्पशंस है लेविस इक्वेशन की। देन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द रूट पोर्शन गियर टूथ इज नेग्लेक्टेड। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमारा ये होता है डियर, जैसे ये टूथ हो गया। अब अगर इस प्रोफाइल को हम ऐसा बनाए, टूथ ऐसा बनाए, तो यहाँ मिनिमम एरिया हो गया और हम ये जानते हैं
कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड पर यूनिट एरिया। अगर एरिया की वैल्यू घटेगी तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। जहाँ पे एरिया आपको मिनिमम मिलता है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग स्ट्रेस कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ऐसे केस में स्ट्रेस कंसंट्रेशन आने के चांसेस होते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एट द रूट पोर्शन ऑफ गियर टूथ आर नेग्लेक्टेड, जिसे हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट रेशियो इज द एज्यूम्ड 1। कॉन्टैक्ट रेशियो हमारा क्या होना चाहिए डियर, हमेशा 1 होना चाहिए। एंड ग्रेटेस्ट स्ट्रेस इज एज्यूम्ड टू अकर्स व्हेन इंटायर लोड इज एट द टिप ऑफ द टूथ। तो जैसे ये टिप पर हमें मैक्सिमम क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस हमें यहाँ पे एज्यूम करके लेके चलना है, अदरवाइज फेल्योर के चांसेस हमारे डेवलप्ड होंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, टूथ फैब्रिकेशन एरर्स, दैट मीन्स इनएक्यूरेसी इन टूथ प्रोफाइल एंड एरर इन टूथ स्पेसिंग। तो टूथ फैब्रिकेशन को भी हमें ध्यान में रखना होगा। साथ में फ्रैक्शनल फोर्स ड्यू टू टीथ स्लाइडिंग इज नेग्लेक्टेड। अब हम ये जान रहे हैं कि एक टीथ हमारा दूसरे टीथ के ऊपर स्लाइड करेगा तो ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे जो फ्रैक्शन जनरेट होगा, नेक्स्ट टीथ इस पूरे सरफेस पे स्लाइड करेगा। तो दो टीथ के बीच में जब ऐसे स्लाइडिंग होगी तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन जनरेट होगा उस फ्रैक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू द लेविस इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे टीथ हमारा हो गया, अब ये टीथ की हमारी क्या हो गई, पूरी की पूरी सरफेस हो गई। जब नेक्स्ट टीथ आएगा तो इस पर क्या होगा, इस पूरे के पूरे एरिया पे फ्रिक्शन फोर्स लगाता हुआ आगे बढ़ेगा। तो यही हमारी होती लेविस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बीम स्ट्रेंथ ऑफ द स्पर गियर, जिसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 गियर पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे इस हेलिकल गियर और एक हम लोग पढ़ेंगे स्पाइरल गियर। देन हम लोग डेवल गियर भी डिस्कस करेंगे। तो आगे हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पॉर्टेंट गियर को भी डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि साई क्या होता है। साई हमारा होता है हेलिक्स एंगल, और हेलिक्स एंगल हमारा हेलिकल गियर में मिलता है, जिसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं। और होता क्या है डियर, जैसे सपोज करो कि एक गियर हमारा ये था, अब इस पे टीथ हमारे ऐसे स्ट्रेट बने हैं, नेक्स्ट गियर इसके साथ ये मैच कर गया, इसके भी टीथ स्ट्रेट बने हैं, और ये हो गई हमारी सैप। अब यहाँ पे हेलिक्स एंगल 0 हो गए। लेकिन अगर हम इसको ऐसा बना दे डियर, ऐसा बना दे कि ये हमारी हो जाए गियर 1, इस पे हम टीथ ऐसा बना दें, टीथ टेपर बना दें, और ये हमारा हो जाए गियर 2, इस पे हम लोग टीथ ऐसा बना दें। अब ये दोनों रोटेट करें, ये सैप्ट 1 हो जाए और ये सैप्ट 2 हो जाए। तो इस पे हेलिक्स एंगल क्या होगा डियर, इस सैप्ट के एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें और गियर टीथ के फेस से एक लाइन ड्रॉ करें, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा इसे हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। सिमिलर यहाँ पे देखिए, सैप्ट एक्सिस के पैरेलल एक लाइन और गियर टूथ के बीच का लाइन ड्रॉ करें, इसे हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं। इस गियर के लिए हेलिक्स एंगल साई 1 हो गया, इसके लिए साई 2, तो टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साई 1 प्लस साई 2। ये हमारा होता है हेलिक्स एंगल, जिसकी वैल्यू डियर 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। लेकिन स्पेशल टाइप्स ऑफ गियर के लिए ये हमारी 45 डिग्री होती है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इस हमारी क्या होती है, जनरली हेलिक्स एंगल की वैल्यू 0 से 30 डिग्री के बीच में होती है। अब यहाँ देखिए, ये हमारा सैप्ट का एक्सिस हो जाए, ये टीथ, दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा हेलिक्स। यहाँ पे देखिए, ये हेलिक्स एंगल हमारे इस तरह से कहलाएंगे। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं, हेलिकल एंड स्पाइरल गियर के लिए हेलिक्स एंगल क्या होता है। इन हेलिकल एंड स्पाइरल गियर द टीथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ गियर। टीथ हमारे क्या होते हैं, इस तरह से इंक्लाइंड होते हैं इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। देन दे कैन बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। ये हमारे जो इंक्लाइंड होते हैं डियर,
या तो ये राइट हैंड इंक्लाइन होंगे या लेफ्ट हैंड इंक्लाइन होंगे। अगर ये देखिए यहाँ देखिए ये राइट हैंड इंक्लाइन है और यहाँ देखिए अगर इधर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड इंक्लाइन हमें मिलेगा। तो इस तरह से या तो ये ऐसे, सॉरी ये देखिए ये हमारे क्या है, लेफ्ट हैंड इंक्लाइन होंगे मतलब इस तरह से, और ये राइट हैंड इंक्लाइन होंगे इस तरह से। तो ये हमारे हो जाएंगे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इंक्लाइनेशन। देन साई1 इज द हेलिक्स एंगल ऑफ गियर 1। यदि हम यहाँ पे एक का हेलिक्स एंगल साई1 ले लें और दूसरे का हेलिक्स एंगल साई2 ले लें, साई2 इज द हेलिक्स एंगल ऑफ गियर 2, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन सैफ्ट। तो वहाँ पर हमारा जो टोटल थीटा एंगल हो जाएगा वो होगा साई1 प्लस साई2 फॉर गियर ऑफ सेम हैंड। यदि गियर के दोनों हैंड सेम हो, दोनों आपके राइट हैंड एंगल हो, तो वो हमारा कहलाएगा साई1 प्लस साई2। ये चाहे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों के लिए जब दोनों गियर के एंगल सेम डायरेक्शन में होंगे तो उस समय थीटा की वैल्यू हो जाएगी साई1 प्लस साई2। एंड जब उनके एंगल अपोजिट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, साई1 माइनस साई2 कर देंगे। एक गियर लेफ्ट हैंड हो जाए, एक गियर राइट हैंड हो जाए, तो उस समय हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे साई1 माइनस साई2 से। ये फार्मूले भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर साई1 इज इक्वल टू साई2 जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, जैसे इस केस में साई1 की वैल्यू 0, साई2 की वैल्यू भी 0, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ साई1 बराबर साई2 के हो जाएगा, हेलिक्स एंगल दोनों का सेम होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इस तरह से इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर होंगे। हेलिकल एंगल हमारा क्या, हेलिक्स एंगल, इट इज द एंगल एट विच द टीथ आर इंक्लाइन टू द एक्सिस ऑफ गियर। यही तो हमारा है, गियर एक्सिस के जितना टीथ हमारा इंक्लाइन होगा वो हमारा कहलाएगा हेलिक्स एंगल। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल एंगल, इसे हम लोग स्पाइरल एंगल के नाम से भी जानते हैं। देन देखिए नॉर्मल सर्कुलर पिच हम लोगों ने डिस्कस किया था। नॉर्मल सर्कुलर पिच के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बताया था। और यहाँ बस इतना देखिएगा, नॉर्म मतलब हम यहाँ पे अगर बात करें नॉर्मल सर्कुलर पिच या जिसे हम लोग पीसी बोलते हैं, तो पी एन इज इक्वल टू पी कॉस साई को होता है। ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, पी एन इज इक्वल टू पी कॉस साई को होता है। एंड आल्सो वी गेट या वी हैव पी इज इक्वल टू पाई एम के होता है, दैट मीन्स पी एन इज इक्वल टू पाई इंटू एम एन होता है एंड एम एन इज इक्वल टू एम कॉस साई होता है। तो ये कुछ फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, जिसमें से इस फार्मूले को विशेष इंपॉर्टेंट हाईलाइट करके रखना है, क्योंकि इस फार्मूले से क्वेश्चन बनता है और बन भी सकता है। ये हमारा क्या है, नॉर्मल, हमारे देखो नॉर्मल पिच सर्किल एंड पिच सर्किल एंड ये हमारा एंगल के बीच में रिलेशन है, जो हमारा कौन सा एंगल हो गया, इंक्लाइनेशन एंगल हो गया, या जिसे हम लोग हेलिक्स एंगल बोलते हैं, या जिसे हम लोग एक और एंगल स्पाइरल एंगल बोलते हैं, इसके बीच का रिलेशन हमारा होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना। अब एक होता है वार्म एंड वार्म व्हील होता है, वार्म एंड वार्म गियर होते हैं। तो जिसमें हमारे क्या होते हैं, ये क्या होता है, टू अकॉम्प्लिश लार्ज स्पीड रिडक्शन इन स्क्यू शाफ्ट स्पाइरल गियर विथ स्मॉल ड्राइवर एंड लार्ज फॉलोवर आर द रिक्वायर्ड। यदि हमारी स्पीड गियर ये हो गया, एक ये हो गया, यदि ये हो जाए ड्राइवर और ये हो जाए फॉलोवर या ड्रिवन, अब इसकी स्पीड को रिड्यूस करना है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इसके साइज को बढ़ा देंगे। ये 10 आरपीएम रोटेट करेगा, तो ये हो सकता है 1 आरपीएम रोटेट करे, तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो गई। तो काफ़ी स्पीड को स्लो करने के लिए हम लोग वार्म एंड वार्म व्हील का, वार्म एंड वार्म गियर का यूज करते हैं। एंड द लोड ट्रांसमिटेड थ्रू द गियर इज लिमिटेड, तो इस तरह से इस पर हम लोग कुछ लिमिटेड लोड को ट्रांसमिट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, यूजुअली वार्म एंड वार्म गियर आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्क्यू शाफ्ट राइट एंगल ईच अदर। स्क्यू शाफ्ट मीन्स उनके शाफ्ट का एक्सिस पैरेलल नहीं होगा, वो इस उनके शाफ्ट का एक्सिस आपका पैरेलल
नहीं होगा, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्टिंग टाइप का होगा। ए वार्म गियर कैन बी सिंगल और डबल और ट्रिपल स्टार्ट इफ 1, 2 और 3 थ्रेड्स आर ट्रांसफर्ड ऑन द वार्म गियर। स्टार्ट का मतलब ये हो जाएगा डियर, जैसे हम लोग थ्रेड के लिए पढ़े थे, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, डबल स्टार्ट थ्रेड, ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड, सिमिलर यहाँ पे गियर के लिए भी वही है। तो वही फिनोमेना हमारा लगता है, सिंगल 1, 2 और 3 थ्रेड्स आर ट्रेवल्ड ऑन द वार्म गियर। ये हमारे क्या होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं। एक हमारे पास ये हो गया टीथ, और ये हो गया हमारा वार्म व्हील। चलिए, ये हो गया हमारा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब सिंगल स्टार्ट, इसमें जो थ्रेड हमारी बनी होंगी, ये जो हमारी थ्रेड बनी होंगी डियर, ये पूरा इस तरह से सर्कुलर बनी होंगी। तो इसमें क्या होगा, सिंगल स्टार्ट में क्या होता है, लीड आपका 1 मिलता है, एक टर्न में 1 लीड मिलता है। डबल स्टार्ट में एक टर्न में 2 लीड मिलता है, और ट्रिपल स्टार्ट में एक टर्न में 3 लीड मिलता है, और लीड इज इक्वल टू पिच होता है। तो लीड इज इक्वल टू P इंटू एन के होता है। तो इस तरह से ये हमारा सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट एंड ट्रिपल स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, सिंगल स्टार्ट के लिए आपकी थ्रेड आपकी यहीं से स्टार्ट होती है और ऐसे आगे बढ़ती जाती है। डबल स्टार्ट के लिए थ्रेड यहाँ से और यहाँ से, एक थ्रेड ऐसे स्टार्ट होती है, एक थ्रेड ऐसे स्टार्ट होती है। ट्रिपल स्टार्ट के लिए थ्रेड आपके ऐसे स्टार्ट होती हैं। तो ये जनरली जो डबल स्टार्ट थ्रेड आपकी होती हैं, आपके सिंपल सी जो हमारी थ्रेड होती हैं इसमें दिखाई देती है। मतलब जो हमारा जैसे पेन की कैप वगैरह बंद करते हैं तो उसमें डबल स्टार्ट थ्रेड होती है। इस तरह से जो हमारा दिखाई दे रहा है, देखिए ये यहाँ से थ्रेड स्टार्ट हो रही है और इसके पीछे आपकी ऐसी ऐसी चलती जा रही है। तो ये हमारी थ्रेड आपका स्टार्ट होकर आगे बढ़ती है, और दो थ्रेड के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच। तो इस तरह से जब एक टर्न होता है तो कुछ एक्सियल डिस्टेंस आगे बढ़ता है। तो P इंटू एन, पिच इंटू एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग ले लेते हैं। सिंगल स्टार्ट के लिए 1, डबल स्टार्ट के लिए 2 एंड ट्रिपल स्टार्ट के लिए 3 ले लेते हैं। तो ये हमारा होता है एक्सियल पिच, जिसे हम लोग PA से डिनोट करते हैं। पीछे इसके बारे में हमने डिस्कशन भी कर दिया था। और साथ में अगर आपका वेलोसिटी रेशियो पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है वेलोसिटी रेशियो ऑफ गियर, और एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यदि लीड एंगल लैम्डा हो, तो उस समय लैम्डा और साई के बीच में जो रिलेशन होता है वो लैम्डा प्लस साइज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो हेलिक्स एंगल प्लस लीड एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इफ लीड एंगल is lambda, then relation between lead angle and psi, relation between lead angle and हेलिक्स एंगल, और ये हमारा होता है हेलिक्स एंगल साई प्लस लीड एंगल लैम्डा इज इक्वल टू 90। यहाँ से हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू साई माइनस 90 के निकालते हैं, 90 माइनस साई, लैम्डा इज इक्वल टू 90 माइनस साई के। तो इस तरह से ये हमारा होता है लीड एंगल और हेलिक्स एंगल के बीच में रिलेशन। और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू होता है एंगल टर्न बाय द गियर अपॉन एंगल टर्न बाय द वार्म। तो ये हमारा होता है L अपॉन पाई डी के। तो इस तरह से इसको भी आपको वेलोसिटी रेशियो भी याद करके जाना है। अब अच्छा, गियर में कुछ फेल्योर आते हैं डियर, हम फेल्योर कैसे निकालते हैं। देखिए जब दो गियर मैचिंग करते हैं, आपस में मैटिंग करते हैं, तो उस समय जो गियर टूथ में फेल्योर आता है, पहला तो टीथ आपके बेंड हो सकते हैं, जैसे ये आपके टीथ थे, ये बेंड हो सकते हैं, ये ऐसे बेंड हो सकते हैं। दूसरा आपके क्या हो सकते हैं, वियर हो सकते हैं। वियर का मतलब इस पे
रबिंग आ सकती हैं, क्रशिंग आ सकता है, स्क्रैच आ सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वियर ऑफ फेल्योर आ जाएगा। अब इस वियर में हमारा पिचिंग, स्कोरिंग, एब्रेसिव एंड कोरोजन वियर आ सकता है। पिचिंग का मतलब एक होता है रोलिंग और एक होता है पिचिंग का मतलब एक ही सरफेस पे इस तरह से जैसे हमारी नाव होती है इस तरह से एक ही जगह पे पानी में ऐसे मूव करती रहती है अनबैलेंस फोर्स की वजह से, तो वो कहलाता है पिचिंग। पिचिंग तो इस तरह से पिचिंग की वजह से जो उनके दो टीथ के बीच में जो हमारा वियर आएगा वो कहलाएगा पिचिंग वियर। स्कोरिंग होगा, एब्रेसिव वियर होगा, दो सरफेस के बीच में एब्रेसिव एक्शन होगा, अपघर्षी एक्शन होगा ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, तो मॉलिक्यूल्स हमारे रब होकर फेल्योर होंगे। एंड कोरोजन वियर होगा, कोरोजन मतलब रिएक्शन करेगा वाटर से, मॉइस्चर से और वियर जनरेट करेगा, वो कोरोजन वियर होगा। और पिचिंग आपकी दो तरह से होगी, एक इनिशियल पिचिंग होती है और एक डिस्ट्रक्टिव पिचिंग होती है। तो ये हमारे गियर के फेल्योर होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए डियर, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझिए कि हमने देखा कि गियर में एक शाफ्ट यहाँ पे थी, एक शाफ्ट यहाँ पे थी। अब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के बीच में हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे थे। अगर डिस्टेंस बढ़ानी हो तो उस समय हम लोग गियर ट्रेन का यूज करते हैं। तो सिंपल सा हम लोग जो यूज करते हैं वो गियर ट्रेन। तो गियर ट्रेन हमारी क्या होती है डियर, गियर ट्रेन। गियर ट्रेन हमारी क्या होती है डियर, ये दो गियर शाफ्ट के सेंटर डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए गियर ट्रेन का यूज करते हैं और नंबर ऑफ गियर की संख्या को बढ़ाते हैं, मोर देन 2 गियर्स आर यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट आपका होता है सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन में क्या होता है डियर कि एक गियर हमारा ये हो गया, देखो एक शाफ्ट ये हो गई। यदि हम इसको ऐसे देखें, मान लीजिए कि ये हमारी शाफ्ट हो गई, ये हमारी दूसरी शाफ्ट हो गई। अब इस पे एक गियर हमने ये लगा दिया और एक गियर ये लगा दिया। दोनों शाफ्ट के एक्सिस क्या हो, पैरेलल हो। जब 2 शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल हो तो ऐसे केस में जो हमारा गियर बनेगा उसे बोलते हैं व्हेन 2 शाफ्ट एक्सिस आर पैरेलल। जब 2 शाफ्ट के एक्सिस हमारे पैरेलल होंगे तो ऐसे गियर को हम लोग बोलते हैं डियर, ये हमारा होता है सिंपल गियर ट्रेन। अब इसमें अगर हम ट्रेन वैल्यू निकालना चाहें, TRAIN ट्रेन वैल्यू, इसी को हम लोग बोलते हैं TV वेलोसिटी रेशियो एंड ट्रेन वैल्यू। अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये हमारा होता है डियर, देखिए यदि हम इसकी बात करें तो पाई डी अपॉन टी हम लोग देखते थे, तो हम लोग देखते थे D1 अपॉन पाई डी, D1 अपॉन T1 इज इक्वल टू D2 अपॉन T2 को देखते थे, तो यहाँ से D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 अपॉन T2 होता था, इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है, N2 अपॉन N1 होता है। तो ये जो फार्मूला होता है हमारा ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, दैट मीन्स दी वेलोसिटी ऑफ ड्रिवन अपॉन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर इज कॉल्ड ट्रेन वैल्यू या स्पीड रेशियो हमारा होता है। और ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड रेशियो के होता है, ये आपको याद रखना है। ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन स्पीड रेशियो के होता है। ऐसे देखिएगा डियर, ये हमारा होता है जो फार्मूला, ये फार्मूला ऐसे होता है D1 अपॉन D2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 होता है। अब यहाँ से N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2 जो हमारा होता है, इसी से हम लोग निकालते हैं ट्रेन वैल्यू एंड स्पीड रेशियो। तो फर्स्ट हम लोगों ने देखा सिंपल गियर ट्रेन जिसमें 2 गियर के शाफ्ट के एक्सिस पैरेलल होते हैं। सेकंड हमारे होते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या होते हैं डियर, मोर देन 2 गियर आर यूज्ड इन 1 शाफ्ट। एक शाफ्ट में एक से अधिक गियर यूज किए जाते हैं। जैसे मोर देन 1 गियर आर यूज्ड इन 1 शाफ्ट।
जैसे देखिए ये मान लीजिए गियर, ये हो गया ड्राइवर शैफ्ट, इस पे एक गियर हमने लगा दिया। अब बीच में जो इंटरमीडिएट शैफ्ट हमारी है, इस पे एक गियर हमने ये लगा दिया और एक गियर हमने ये लगा दिया। अब यहाँ पे हमने एक गियर और लगा दिया और ये एक शैफ्ट हमने यूज कर लिया। तो इस तरह के जो हमारे गियर सिस्टम होते हैं डियर, ये कहलाते हैं हमारे कंपाउंड गियर सिस्टम। यदि ये हो जाए ड्राइवर और ये हो जाए ड्रिवन, तो यदि हम इसकी देखो, इसका डायमीटर D1, इसका D2, इसका D3, इसका D4 ले लें, इस पे नंबर ऑफ T1, स्पीड N1, T2, N2, T3, N3, T4, N4 ले लें। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला निकल के आता है डियर। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि N2/N1 इज इक्वल टू D2/D1 इज इक्वल टू T1/T2 इज इक्वल टू T1/T2। अब यहाँ से T और N के बीच में अगर हम रिलेशन निकालना चाहें तो ये हमारा होता है डियर, देखिए स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन ड्रिवन, इन दोनों के लिए ये ड्राइवर ये ड्रिवन हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा N2/N1 इज इक्वल टू, देखिए सॉरी, स्पीड ऑफ ड्राइवर इंटू ड्रिवन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा N2/N1 इज इक्वल टू T1/T2, ये हमारा हो जाएगा। देन इन दोनों के लिए हम लोग अगर देखें डियर, तो ये घूमेगा तब ये घूमेगा, तो ये ड्राइवर हो जाएगा, ये ड्रिवन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा N4/N3 इज इक्वल टू T3/T4। अब हम यहाँ से टोटल अगर सबको सम निकालना चाहें तो हम ये जानते हैं कि ये जो दोनों गियर बीच में लगे होते हैं ये एक आइडियल गियर की तरह वर्क करते हैं, इनका स्पीड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि एक ही शाफ्ट पे दो गियर फिक्स हों तो जो स्पीड इसकी होगी N2 बराबर वही स्पीड इसकी हो जाएगी। तो हम अगर ऐसे बात करें कि स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। तो यहाँ पे देखिए डियर, जब ये मूव करेगा तो ये मूव करेगा, मतलब ये हो गया ड्राइवर, और जब ये मूव करेगा तो ये मूव करेगा, मतलब ये हो गया ड्राइवर। तो अब इसकी स्पीड, ड्राइवर हमारे पास दो हैं, एक और दो, इसकी स्पीड है N1, इसकी स्पीड है N3। तो ये हमारा हो जाएगा N1 इंटू N3 अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। ड्रिवन हमारा इसकी वजह से ये मूव करेगा और इसकी वजह से ये, तो ये भी ड्रिवन हो गया, ये भी ड्रिवन हो गया। इसकी स्पीड N2 और इसकी स्पीड N4। तो ये हो जाएगा N2 इंटू N4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर पे टीथ हमारे क्या है T1 इंटू ड्रिवन, ये देखो नंबर ऑफ टीथ ऑफ, ये हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवन, ड्रिवन अपॉन ड्राइवर, अपोजिट होता है। तो ड्रिवन पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ड्रिवन हो गया T2 इंटू ये ड्रिवन हो गया T4, ये हो जाएगा T2 इंटू T4 अपॉन नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, दैट मीन्स T1 इंटू T2। अच्छा, अब हम ये जानते हैं डियर कि चूंकि ये हमारा जिस स्पीड से मूव करेगा उसी स्पीड से ये भी मूव करेगा, तो इस तरह से चूंकि वी नो दैट N2 इज इक्वल टू N3, अगर ये दोनों सेम है तो N2 से N3 कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम अपोजिट भी लिख सकते हैं, N4/N1 इज इक्वल टू T1 इंटू T2 अपॉन T1 इंटू, नहीं ये T3 हो जाएगा, T1 इंटू T3 अपॉन T2 इंटू T4। तो इस तरह से ये जो फार्मूला निकल के आता है, ये फार्मूला हमारा निकल के आता है कंपाउंड गियर ट्रेन के लिए। तो एक हमारे पास इस तरह से कंपाउंड गियर ट्रेन बनता है। नेक्स्ट हमारा बनता है रिवर्टेड गियर ट्रेन। रिवर्टेड गियर ट्रेन क्या होता है डियर, उसके लिए भी देख लीजिए। रिवर्टेड गियर ट्रेन ये हमारा होता है कि जब दो गियर के शाफ्ट को एक्सियल हों,
कोएक्सियल का मतलब ये ऐसे एक्सिस में हो और ये ऐसे एक्सिस में हो। अब इसकी पावर को इस पे ट्रांसमिट करना है तो पहले यहाँ पे एक गियर लगाएंगे और यहाँ पे एक गियर लगाएंगे, ये शाफ्ट हम लोग लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो जब ये रोटेट करेगा N1 से ये हो जाएगा N2, इस पे नंबर ऑफ T1, इस पे नंबर ऑफ T2। अब यहाँ पे एक और गियर हमने लगा दिया इस तरह से। अब इस पे स्पीड हो जाएगी N3, नंबर ऑफ T3, और इस पे एक गियर लगा देंगे, ये हो जाएगा स्पीड N4 एंड नंबर ऑफ T4। अब देखिए ये घूमेगा तो ये घूमेगा, मतलब ये ड्राइवर ये ड्रिवेन, तो हम ये जानते हैं ड्रिवेन अपॉन ड्राइवर, स्पीड ऑफ ड्रिवेन दैट मीन्स N2, और ये भी ये घूमेगा तब ये घूमेगा तो ये भी ड्रिवेन हो गया। तो स्पीड ऑफ ड्रिवेन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर N2 इंटू N4 अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवेन अपॉन स्पीड ऑफ ड्राइवर, ड्राइवर का मतलब T1 इंटू T3। देखिए ये घूमेगा तो ये घूमेगा, अब जब ये घूमेगा तब ये घूमेगा, क्योंकि ये इसके लिए ड्राइवर की तरह काम करेगा, तो ये ड्राइवर होगा ये ड्रिवेन होगा। तो स्पीड ऑफ ड्रिवेन, ड्रिवेन में क्या है ये है और ये है, तो इस पे स्पीड क्या है N4 और इस पे क्या है N2, दैट मीन्स N2 इंटू N4 अपॉन ये हमारा हो जाएगा T नहीं हो जाएगा, अपॉन ये हो जाएगा N1 इंटू N3 इज इक्वल टू, अब टीथ आपका अपोजिट हो जाएगा। यदि ड्रिवेन का हमने स्पीड लिया था ड्रिवेन अपॉन ड्राइवर, तो ड्राइवर टीथ अपॉन ड्रिवेन टीथ, ड्राइवर टीथ आपकी क्या हो जाएगी T1 इंटू T3 अपॉन T2 इंटू T4। चूँकि ये दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं तो इसलिए इनकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो इसलिए चूँकि N2 इज इक्वल टू N4, नंबर ऑफ टीथ कांस्टेंट नहीं होंगे डियर, केवल स्पीड कांस्टेंट होगी। टीथ तो कुछ भी हो सकते हैं, इस पे 10, इस पे 15, इस पे 15, इस पे 20, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्पीड एक ही शाफ्ट में होने की वजह से आरपीएम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से देखिए N2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी N2 बराबर N3 हो जाएगा। जब N2 इज इक्वल टू N3 हो गया तो N2 और N3 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स N4 अपॉन N1 इज इक्वल टू T1 इंटू T3 अपॉन T2 इंटू T4। तो यहाँ देखिए स्पीड रेशियो में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन इसे हम लोग कब यूज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवर्टेड गियर ट्रेन हम लोग तब यूज करेंगे जब दो गियर शाफ्ट हमारे इनपुट और आउटपुट गियर शाफ्ट कोएक्सियल में हो। द इनपुट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इनपुट एंड आउटपुट गियर शाफ्ट, गियर एक्सिस, गियर शाफ्ट एक्सिस, गियर शाफ्ट एक्सिस आर इन कोएक्सियल। यही लाइन आपसे पूछी जाएगी, यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस गियर ट्रेन को बोलते हैं रिवर्टेड गियर ट्रेन। और एक हमारे पास होता है ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। ईपी साइक्लिक में क्या होता है डियर, एक एक्सटर्नल गियर होगा और एक इंटरनल गियर होंगे, और इसके सेंटर से हमारे क्या लगी होंगी, एक पट्टी लगी होगी या इसके चारों तरफ रोटेट करेगा लेफ्ट या राइट साइड में। ऐसी गियर ट्रेन को हम लोग ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन बोलते हैं। इधर भी एक गियर लगा सकते हैं, तो इस तरह से नंबर ऑफ इंटरनल गियर बढ़ा सकते हैं, एक्सटर्नल गियर बढ़ा सकते हैं। ऐसे गियर को हम लोग बोलते हैं ईपी साइक्लिक गियर ट्रेन। गियर ट्रेन रेशियो भी निकालना होगा, स्पीड रेशियो, तो लगभग इसी तरह से हमारा आता है। तो ये था माय डियर हमारा चैप्टर गियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमने आपको दी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए माय डियर आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर।